गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन। हीट के मोशन की बात करेंगे, हीट से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं, है ना, उसकी बातें हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। इसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हमें क्या करना है, फॉलो करना है। कुछ इसमें ऐसे रूल्स हैं जो हम पहले से जानते हैं, बस उसको एनालाइज नहीं कर पाए हैं। हम आपको आज वो सारे जो थ्योरम्स हैं जो अप्लाई होते हैं वो हम याद दिलाएंगे आपको। ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ में ये हमारे साथ होता है। जितने भी टॉपिक्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्टली हमारे लाइफ में क्या होते हैं, डेली हैपेंस होते हैं। उसी से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक्स को। ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला ये टॉपिक आता है ना, कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। तो सपोज दैट हम बात करें कि आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका नाम ए है और उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और एक और बॉडी है जो आपके पास रखी हुई है बॉडी बी, और उसका जो टेम्परेचर है मान लेते हैं कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है ना। अगर हम बात करें टेम्परेचर डिफरेंस की, है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ये 100 डिग्री सेल्सियस और ये 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों में टेम्परेचर का ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि हम कहें कि किसके पास हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, ये ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा, इसके पास हीट एनर्जी कम। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, एक पास अगर लेकर आए और दोनों को एक कांटेक्ट में रख दें, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो हायर एनर्जी है ना, लोअर एनर्जी की तरफ क्या हो जाएगा, जाने लगेगा, है ना। हीट ट्रांसफर होने लगेगा। हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों के अंदर हीट एनर्जी इक्वल ना हो जाए, या फिर यूं कह लें कि दोनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे लॉसेस भी होंगे, क्योंकि जो ओपन इन्वायरमेंट में अगर हमने इसको रखा तो इन्वायरमेंट भी, जो सराउंडिंग है वो भी क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, इससे हीट लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर इससे कम है, उसको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा इस बॉडी से। अगर हम इसको रखते हैं और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया, सपोज दैट 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये हीट सराउंडिंग से लेगा, है ना, और ये क्या करेगा, सराउंडिंग को हीट देगा। तो इसके लिए हम क्या करें कि इसके जब हीट ट्रांसफ़र हो रहे हों तो उसमें लॉसेस ना हो, लॉसेस बिल्कुल ही ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें एक ऐसा वॉल या ऐसा एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा जिस बाउंड्री के अंदर अगर हीट ट्रांसफ़र हो तो बाहर से ना हीट अंदर आए, ना ही अंदर से हीट बाहर जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सिस्टम या फिर क्लोज बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो क्लोज बाउंड्री ये आपकी तैयार हो गई। इस बाउंड्री को हमने कैसे बनाया, इस बॉडी को ऐसे बनाया हमने कि हीट क्या हो, अंदर से बाहर ना जाने पाए और बाहर का हीट अंदर ना आने पाए। तो इस दीवार को या इस वॉल को क्या कहेंगे, एडियाबैटिक वॉल कहेंगे, है ना। अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे एक और वॉल होगा जो क्या होगा, डायाथर्मिक वॉल होगा। डायाथर्मिक वॉल का मतलब हो गया वो हीट एक्सचेंज होने के लिए क्या होगा, दीवार रेडी रहेगा, यानी कि अंदर से हीट बाहर भी जा सकता है, बाहर से हीट अंदर भी आ सकता है इस वॉल के थ्रू, यानी कि वो हीट ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन ये हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, इसका नाम क्या होगा, एडियाबैटिक वॉल। तो अब इस एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर हम अगर कोई दो बॉडी रख लें, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग, एक का 100 डिग्री सेल्सियस और एक का 30 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों क्या करेंगे, हीट एक्सचेंज करेंगे। ये क्या करेगा, हीट लेगा और ये क्या करेगा,
सॉरी ये हीट क्या करेगा, इससे लेगा। कब तक लेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है ना। कब तक होगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस अभी है इनिशियल में, और जब हीट ट्रांसफ़र होने लगेगा है ना, तो इसका जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, उस केस में क्या हो जाएगा, ये ओल्ड वाला टेम्परेचर है और ये न्यू टेम्परेचर है। कुछ टाइम बीतने के बाद जब हीट क्या होगा, ट्रांसफ़र होना रुक गया, तो जब दो बॉडी क्या हो सेम टेम्परेचर के हैं, दोनों बॉडी क्या कर रहे हो, सेम हीट एनर्जी कैरी कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो दोनों बॉडी किस पोजीशन में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। दोनों बॉडी किस में कहलाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक बात और कर लेते हैं, है ना, कि जब आप थर्मस में चाय रखते हो तो जो चाय है वो थर्मस में क्या होती है, ज़्यादा देर तक गर्म रहती है ना। उसके अलावा अगर हम कोई और कंटेनर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है ना। रीज़न क्या है कि जो हम उसके अलावा अगर कोई दूसरा अगर सब्सटेंस लेते हैं, दूसरा कोई कंटेनर लेते हैं थर्मस के अलावा, यानी कि नॉर्मल जो ग्लास हो गया, कप हो गया, तो वो क्या करता है, हीट ट्रांसफ़र करता है अपने सर्फेसेस के थ्रू, है ना। इसका एग्जांपल ये है कि अगर आप कमरे में किसी ग्लास के अंदर क्या करें, कोल्ड ड्रिंक भर लें, कोल्ड ड्रिंक भरने के बाद आप देखेंगे कि इसके बाहर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉप्स, वाटर बबल्स बाहर आकर के कलेक्ट हो जाते हैं इसके सरफेस पे। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, अंदर जो हीट एनर्जी है कम है, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो जब हीट ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू, इस वॉल के थ्रू, है ना, हीट ट्रांसफ़र इस वॉल के थ्रू होने लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के कलेक्ट होने लगते हैं। वो किस फिनोमेना के कारण होता है, वाटर ड्रॉप्स हीट ट्रांसफ़र के दौरान होता है। हीट ट्रांसफ़र जो होता है इस फिनोमेना के दौरान क्या होता है कि वाटर ड्रॉप्स आकर के इसके सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है जब हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है ना। तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट एयर पार्टिकल्स हैं, जिसमें नमी है ना, तो मॉइस्चर जो है इस के साथ जब टकराएंगे तो अपनी क्या करेंगे, हीट एनर्जी जब इसको दे देंगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीट कम होने से तो वो क्या हो जाएंगे, जो वेपर फॉर्म में जो एयर पार्टिकल्स थे वो वापस क्या हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और इस सरफेस पे क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसके कारण से हीट ट्रांसफ़र आपने देखा होगा, जब कमरे में आप कोल्ड ड्रिंक रख दो तो उसके चारों तरफ, ग्लास के चारों तरफ क्या होते हैं, वाटर बबल्स या वाटर ड्रॉप्स आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। जब हीट ट्रांसफ़र होगा कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, सराउंडिंग का यानी कि रूम का टेम्परेचर और कोल्ड ड्रिंक का। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे कि दोनों बॉडी क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, है ना। तो कहेंगे कि दोनों बॉडीज़ क्या हो गए, सेम हीट एनर्जी कंटेंट कर रहे हैं, दोनों की जो टेम्परेचर है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। When two or more substances are in at same temperature, then that substance is said to be they are in thermal इक्विलिब्रियम। वो क्या कहलाएंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक ना। तो इसको आप लोग नोट कर लिए, ये डिफिनीशन किसका हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम का। और ये अगर हम बात करें दो अलग अलग बॉडीज़ की जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, तो हीट ट्रांसफ़र होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडियाबैटिक वॉल्व कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। विद इन द एडियाबैटिक वॉल्व, विद इन द क्लोज बाउंड्री हम क्या करेंगे, हीट ट्रांसफ़र करेंगे, तो हीट लॉस नहीं होगा, है ना। ये सब क्या है, आइडियल कॉन्सेप्ट्स हैं कि हीट लॉस नहीं होगा, यानी कि जितना हीट ये देगा उतना हीट ये ले लेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ओपन इन्वायरमेंट में करते हैं तो दोनों का ही टेम्परेचर क्या होने लगेगा, राइज होने लगेगा, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा,
ठीक है ना। तो हम आइडियल स्टेट पे बात कर रहे हैं सारी बातें कि ये क्या है, एडियाबेटिक वॉल्व है तो कोई भी हीट लॉस नहीं होगा, बाहर से कोई भी हीट अंदर नहीं आएगा, ना ही अंदर का हीट क्या होगा, बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो उस स्टेट में क्या होगा, हीट ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो जब दो बॉडी या दो से अधिक बॉडीज क्या हो, एक ही टेम्परेचर पर हो, दोनों सेम हीट एनर्जी कैरी कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसके बाद से बात आती है हीट एनर्जी एंड वर्क डन, ठीक है। देखते हैं ये तीनों क्वांटिटी एक ही होती हैं या फिर अलग अलग होती हैं तीनों। तो हीट की बात करें तो हीट एनर्जी और वर्क डन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा क्लोज कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा जो कि क्या होगा, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और ये क्या है, एक सिलेंडर है, इसको बोलेंगे सिलेंडर, और इसको क्या बोलेंगे, पिस्टन बोलेंगे। पिस्टन रॉड है ये, यहाँ से यहाँ तक का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या कहलाएगा, पिस्टन कहलाएगा। और ये क्या है, मूविंग पार्ट है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक क्या है, ये मूविंग पार्ट है। अब हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ये जो वॉल होगा उसको मान लेंगे एडियाबेटिक वॉल है, एडियाबेटिक वॉल है। और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, फ्लूइड्स वगैरह भर रखे हैं, इसके अंदर हमने फ्लूइड्स वगैरह भर रखे हैं। अब जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसमें अब हीट एनर्जी हम देना स्टार्ट करें। कितना हीट एनर्जी दिया, मान लेते हैं जो हीट ट्रांसफ़र हुआ वो कितना हुआ, डेल्टा क्यू। हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से ये हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, वो क्या होते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, क्योंकि इनको खुद एनर्जी और ज़्यादा एक्सटर्नल एनर्जी मिल जा रहा है। तो अब ये सोचेंगे कि हम क्या करें, अब उससे रिश्ता तोड़ दें क्योंकि हमारे पास एनर्जी है, हम किसी पे डिपेंड ना रहें, है ना। लेकिन ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह नहीं होते हैं, है ना, कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमको सारी चीज़ें मिल जाएं जो आप सोच रहे हो, तो आप कुछ काम नहीं करना चाहोगे। तो वैसे ही क्या होगा, अगर इसको एनर्जी मिल जाए तो इससे ये मतलब रखना छोड़ देगा, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना। तो जो हमने पढ़ा था लिनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरिया थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में, कि हीट सप्लाई करने पे सब्सटेंसेस क्या करते हैं, अपना वॉल्यूम एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसे जब हम हीट सप्लाई करेंगे इस फ्लूइड को, है ना, इस फ्लूइड को हीट देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, रोटेशन करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना जो बॉन्डिंग है वो तोड़ करके क्या करने लगेंगे, ऑल द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स starts moving after gaining the हीट, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हीट एनर्जी देंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स, सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो अब ये देखो, पहले जो इसके पास एनर्जी था जब बिना हीट के, तो ये कोई भी पार्टिकल जो भी जिस स्टेट में था वैसे मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने हीट एनर्जी दिया, उनका जो भी पोजीशन था अब चेंज हो चुका है। पहले से क्या हो जाएगा, अगर वो मूव कर रहे थे उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई रोटेट कर रहा था तो उसका रोटेशन और फास्ट हो जाएगा, अगर कोई वाइब्रेट कर रहा था तो उसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा हीट एनर्जी देने के बाद,
है ना। अक्सर आप जब चाय बनाते हो या दूध बॉयल करते हो, है ना, मिल्क को, तो उसके बाद जब हीट एनर्जी देते हैं तो वो बॉयल होने लगता है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, देखता होगा कुछ पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, कुछ रोटेट कर रहे हैं, कुछ इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो वही कंडीशन क्या होगा इस फ्लूइड के साथ होगा जो बंद कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए जब हीट दे रहे हैं ना, तो मान लेंगे कि ये एडियाबैटिक वॉल नहीं है, क्योंकि एडियाबैटिक वॉल क्या करेगा, हीट ट्रांसफर नहीं होने देगा, ठीक ना। तो ये जो वॉल है इस टाइम के लिए, हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे जब हम हीट सप्लाई दे रहे हैं, तो ये वॉल कौन सा है, डायाथर्मिक, डायाथर्मिक वॉल होगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने इसको हीट एनर्जी दी तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वाइब्रेट करने लगे, यानी कि इसको कौन कौन सी एनर्जी मिल गई, है ना, इट हैव वाइब्रेशनल एनर्जी, और क्या होगा इसके अंदर, रोटेशनल एनर्जी होगा, और क्या होगा इसके अंदर, कह सकते हैं ट्रांसलेशनल, या फिर क्या हो जाएगा, बोल दें, चलो लिख लेते हैं, है ना, ट्रांसलेशनल एनर्जी, यानी कि वो रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रोटेट कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वाइब्रेट कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरह की कोई भी फिनोमेना इसके अंदर होती है, कोई भी चेंज होता है तो किसके कारण हुआ, हीट ट्रांसफर के कारण हुआ। तो बोलेंगे कि इस फ्लूइड में कौन सा चेंज हुआ, इसके अंदर क्या आ गई, इंटरनल एनर्जी आ गई, है ना। अब इसके बाद बात आती है कि अगर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या हो गए, कम हो गए, डिस्टेंसेस बढ़ने लगे, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन क्या होगा, स्लाइड होकर के यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स इसको डिफ्लेक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन होगा। मान लेते हैं स्मॉल डिफ्लेक्शन कितना हुआ, डी, तो फोर्स भी तो लगाया होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तभी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्क में, है ना। तो ये जो वर्क हुआ ये इंटरनल एनर्जी में काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा एक्सटर्नल वर्क डन में, है ना। तो जो हमने हीट जो सप्लाई दिया है वो किसके इक्वल हो गया, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स मीन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरनल एनर्जी स्टोर हुआ, प्लस क्या होगा, चेंज इन वर्क डन, है ना। तो वर्क डन क्या ऐसा हुआ, जो एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है पिस्टन को मूव कराने के लिए हो रहा है, ठीक ना। तो ये तीनों ही बातें समझ में आ गई होंगी कि कौन क्या है ना। तो अब इसी से रिलेटेड क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ठीक ना। इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लो, फिर यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम ये बोलेंगे कि जो डेल्टा क्यू है वो इक्वल्स है किसके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एंड सम ऑफ द चेंज इन इट्स वर्क डन, और वर्क डन बाय द फ्लूइड, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। हीट ट्रांसफर to any system is equals to, sometimes we say it is always equals to the sum of internal energy of the system, sum of the
change in internal energy of the system and the work done by the system। यानी कि जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, प्लस अगर सिस्टम उसके कारण कुछ वर्क करता है तो हम क्या करेंगे, वर्क डन को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो जो टोटल हीट सप्लाई हुआ वो किसके इक्वल हो गया, डेल्टा Q इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक ना। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके जस्ट बाद आ जाती है बात अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of a substance by 1 degree Celsius per unit mass, that is called a specific heat capacity. It is denoted by the letter S, a small letter, and is equals to the delta Q by per unit mass change in temperature per degree Celsius. It means if we try to find out the heat transfer, so we will get delta Q equals after cross multiplication ms delta T. If we want to calculate the molar specific heat, then we will replace this mass in the terms of moles. So it will get equals to the delta Q per unit mole, again we will get delta Q equals mole into specific heat capacity into change in temperature. This is called the amount of heat required to increase the temperature of 1 mole substance by per degree Celsius. That is called molar specific heat capacity, and it is the amount of heat required, that is equals to the mu S into delta T। इस इक्वेशन को रिलेट किया गया है ना। अगर हम रिलेट करें किससे, आइडियल गैस इक्वेशन से, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे हमने पढ़ा है Pv इक्वल्स टू nRT। तो ये टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं, है ना। तो अगर हम